हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फ्रांस में क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई नामक टॉपिक के विषय में पढ़ा था, जो कि चौथा खंड था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति 5 खंडों में विभक्त है। तो आज हम 5वें खंड के दास प्रथा का उन्मूलन नामक टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। किंतु आपको पुनः स्मरण दिलाते हुए कि पिछले वीडियो में हमने कहाँ पढ़ा करके छोड़ा था, तब आगे बढ़ेंगे ताकि अध्ययन का क्रम बना रहे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फ्रांसीसी महिलाएं शुरू से ही जैसा कि पेरिस के किले पर धावा, राजा को बंदी बना लेना, ये सब मतलब 1789 से ही फ्रांसीसी महिलाएं क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेती रही थी। किंतु वहाँ सरकारें बदलती गईं और महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो महिलाओं ने स्वतः, जैसे जेंट्स ने जैकोबिन क्लब बनाया राजनीतिक विचार विमर्श के लिए, वैसे ही महिलाओं ने अपने क्लबों की स्थापना की और लगभग 60 क्लब बन गए पूरे फ्रांस में। और ओलंप द गूज के नेतृत्व में महिलाओं ने राजनीतिक अधिकार की मांग करना शुरू कर दिया। और ओलंप द गूज कौन थी, उनके विषय में बता चुके हैं बच्चों। और उनको क्या हुआ कि ओलंप द गूज को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, जैसा कि रॉब्सपियरे जैकोबिन सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉब्सपियरे 1793-94, जिसे फ्रांस में आतंक काल के नाम से जाना जाता है, आतंक राज के नाम से जाना जाता है। तो जैकोबिन सरकार ने ही क्या किया था? रॉब्सपियरे जो कि शासन कर रहा था, उसने महिलाओं के क्लबों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और इसका विरोध महिलाओं ने ओलंप द गूंज के नेतृत्व में किया और एक महिलाओं के लिए अधिकार की मांग की। जिस प्रकार से वहाँ पर मानव अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, वैसे ही ओलंप द गूंज ने एक महिलाओं के मांगों को लेकर के घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसके पश्चात उन्हें बंदी बनाया गया और उनको फांसी दे दी गई, यानी कि गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि फ्रांस में महिलाओं को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ थी। वहाँ के लोग महिलाओं को केवल घरों तक ही सिमट कर रहने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि प्रकृति ने महिलाओं की रचना ही इसीलिए की है। इस विचारधारा को हम इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों। ये स्रोत जो है, वहाँ के जो लेखक थे, उन लोगों ने अपनी विचारधाराएं जो व्यक्त की हैं, उनके आधार पर। आप ध्यान से देखिए इसको। इधर क्या है चित्र? बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं क्या थी कि हर जगह, बाज़ारों में भी लंबे समय तक कतारों में खड़ी रहती थी, कारखानों में अधिक घंटों तक काम करती थी, पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। फिर भी इनको चारदीवारी के अंदर रखने वालों की संख्या फ्रांस में बहुत थी, जो कि यह चाहती थी कि महिलाएं चारदीवारी यानी घर से बाहर न निकलें। तो जबकि ये मेहनतकश थी, परिश्रमी थी, पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं थी, फिर भी इसीलिए ये चित्र दिखाया गया है कि महिलाएं क्या कमज़ोर थीं। क्यों ऐसा माना जा रहा था? तो किस आधार पर माना जा रहा था? तो वहाँ एक जो है स्रोत है, उसी के आधार पर देखिए कि इसमें क्या कहा गया है। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत ने, ये कौन थे? जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय का समर्थन किया या उचित ठहराया। रॉब्सपियरे सरकार ने जो महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय लिया, महिलाओं के राजनीति में भाग लेने को अनुचित बताया,
क्यों बताया? उसी के एक नेता जिनका नाम था सोमेत ने ये तर्क प्रस्तुत किए हैं। क्या तर्क है उनका? क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? सोमेत क्या कहता है बच्चों कि क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है, अर्थात अगर महिलाएं बाहर निकल जाएंगी तो घरेलू काम कौन करेगा, ऐसा किसने कहा? जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत ने कहा। क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? दूसरा क्वेश्चन उसका क्या था, दूसरा तर्क क्या था कि महिलाओं की तरह बच्चों को पालने के लिए, उनको आहार देने के लिए प्रकृति ने हमें स्तन नहीं दिया है। नहीं, प्रकृति ने पुरुष से कहा, क्या कहा? पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। आगे वह क्या कहता है? कौन? सोमेत, कि पुरुष बनो और क्या करो? शिकार करो, कृषि कार्य करो, राजनीतिक कर्तव्य निभाओ, यह तुम्हारा साम्राज्य है। महिलाओं की तरह बच्चों को पालना या घरेलू कार्य करना पुरुषों का काम नहीं है। और प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। क्या कहा उसने? कि प्रकृति महिला से क्या कहती है कि स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व के सुखद दायित्व को पूर्ण करो, यही तुम्हारे कार्य हैं। किसने कहा था बच्चों? जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत ने कहा था। तो आपको इन्हीं वार्तालापों से ही समझ में आ गया होगा कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पर कैसी थी। कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं क्या होती हैं? निर्लज्ज होती हैं। तब वहाँ पर क्या होता था? जो महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करती थी उन्हें क्या कहा जाता था? निर्लज्ज की श्रेणी में रखा जाता था। उन महिलाओं को निर्लज्ज घोषित कर दिया जाता था। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? वो सोमेत ने क्या कहा कि प्रकृति ने ही जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा कर दिया है, तो फिर अब उचित बंटवारे की क्या ज़रूरत है? मतलब औरतें जो मांग कर रही थीं कि उन्हें अधिकार दिया जाए, उसी पर यह व्यंग करते हुए कहा कि, क्या कहा बच्चों? जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है। अर्थात वह यह कहना चाहता था कि प्रकृति ने ही महिला और पुरुष के जिम्मेदारियों को बांट दिया है, इसलिए जिसका जो काम है वो करे। यानी कि महिलाएं बच्चों को पैदा करें, उनका पालन पोषण करें, घरेलू कार्य करें, और पुरुष क्या करे? शिकार करे, कृषि करे, राजनीति करे, और महिलाएं घर में सिमट करके रहें, पुरुष बाहर रहे। यही महिलाओं का काम है और यही पुरुषों का काम है, जिसे प्रकृति ने बांट दिया है। इसलिए महिलाएं निर्लज्जता न करें, अर्थात किसी भी प्रकार के अधिकार की मांग न करें। यह सोच कहाँ की थी? फ्रांस की थी। किस सरकार के मंत्रियों की थी? जैकोबिन सरकार के मंत्रियों की थी बच्चों। तो क्या आपके विचार में यह उचित है? सर्वथा अनुचित था, लेकिन उस समय यही स्थिति फ्रांसीसी महिलाओं की थी। और लंबे संघर्ष के बाद, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत सारी महिलाएं वीरगति को प्राप्त हुई संघर्ष करते हुए। अब हम अगले टॉपिक पर प्रकाश डालते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। दास प्रथा का उन्मूलन।
आज का हमारा यही टॉपिक है बच्चों। तो ये दास प्रथा का उन्मूलन कहाँ, कब, किस देश में हुआ, इसी पर प्रकाश डालेंगे। दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। जैकोबिन, जैसा कि अभी हमने बताया कि महिलाओं के आंदोलन को गलत ठहराते हुए महिला क्लबों को बंद कर दिया था, लेकिन पुरुषों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जैकोबिन सरकार ने, जैकोबिन शासन ने कुछ अच्छा कार्य किया था। जैसे उनमें क्या था, क्रांतिकारी सुधारों में से एक था क्या, दास प्रथा का उन्मूलन। किस शासन के अंतर्गत? जैकोबिन शासन यानी रॉब्सपियरे शासन के अंतर्गत। अब प्रश्न ये उठता है, दास प्रथा थी क्या? उस समय बच्चों यानी 17वीं शताब्दी में यूरोप में इंसानों की, मानवों की खरीद फरोख्त की जाती थी, यानी इंसान को वस्तुओं की भांति खरीदा और बेचा जाता था। इसी को दास प्रथा कहा जाता है। और इसकी शुरुआत क्यों हुई? हमने चैप्टर को सरल करने के लिए अपने तरीके से पॉइंट बनाए हैं, ताकि आपको सरल शब्दों में समझ में आ जाए कि यह प्रथा क्यों शुरू हुई थी और इसका अंत कब कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई। हमने सारे टॉपिक को सरल करने की कोशिश की है बच्चों, क्योंकि सोशल साइंस जो होता है थोड़ा टफ होता है। जैसा कि पुरानी कहावत है कि इतिहास भूगोल के लिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटो दिन में सफ़ा, दिन में रटो तो रात में सफ़ा। ये चलती थी, कहावत है, पुरानी कहावत है। इसको रट करके हम क्या करेंगे, ये भूल जाता है। लेकिन अगर आप इसको अपने तरीके से सरल ढंग से याद करेंगे, टॉपिक बना बना करके, तो स्थायी रहेगा दिमाग में, एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती जाती हैं। अगर रट के पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, समझ के पढ़ेंगे तो याद होगा, और इंटरेस्टिंग विषय भी है। तो प्रश्न क्या है कि दास प्रथा की शुरुआत क्यों हुई? ऊपर क्या था, मेन टॉपिक हमारा दास प्रथा का उन्मूलन। तो सबसे पहले हम ये समझ लिए कि दास प्रथा किसे कहते हैं और इसका उन्मूलन का प्रयास किसने किया। तो जैकोबिन सरकार ने किया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। अब हम दास प्रथा की शुरुआत क्यों हुई इस पर चर्चा करेंगे। क्यों हुई बच्चों? बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए, बागान यानी बगीचा मत समझ लेना बच्चों, बागानी कृषि होती है। जैसे चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं, तंबाकू के बागान होते हैं, नील के बागान होते हैं। तो ये बागानी कृषि जो होती है, इसमें मानव श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और इसी की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें श्रमिकों की कमी थी उस समय, तो बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या हुआ कि दास प्रथा यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप में शुरू हो गया। दूसरा कारण क्या है? सस्ते श्रम के उपलब्धता के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपनिवेश स्थापित करने वाला देश उपनिवेशवासियों को हमेशा हेय दृष्टि से देखता था, उनसे अधिक घंटे श्रम करवाता था, मजदूरी नाम मात्र के बराबर दिया जाता था, और किसी भी अधिकार को मांगने की अनुमति नहीं थी। तो ये सब जो कार्य होते थे, ये कहाँ किए जाते थे? उपनिवेशों में। कौन करता था? उपनिवेश स्थापित करता देश यानी शासन करता देश, वहाँ की जनता। कहाँ की जनता? उपनिवेश की जनता पर ये सारे जो है जुर्म ढाता था, और
सस्ते श्रम यानी वहाँ की जो कार्य करने वाली आबादी होती थी उनको बहुत ही कम मजदूरी दे करके विभिन्न कार्यों में लगा लेता था सस्ते श्रम के उपलब्धता के लिए। तो सस्ते श्रम प्राप्त करने के लिए दास प्रथा की शुरुआत हुई। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी व नील की मांग की आपूर्ति के लिए 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि यूरोप में चीनी औद्योगिक क्रांति के पश्चात चीनी की मांग बढ़ गई थी, कॉफ़ी की मांग बढ़ गई थी, नील की मांग बढ़ गई थी। इन मांगों की पूर्ति के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। अगर श्रमिक नहीं होते तो ये कार्य संभव नहीं होता। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए, और ये बागानी कृषि पर आधारित उद्योग हैं, तो इन उद्योगों में श्रमिकों को जो है ज़बरदस्ती ठेल दिया जाता था, यानी लगा दिया जाता था। तो यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी व नील की मांग की आपूर्ति के लिए क्या हुआ? दास प्रथा की शुरुआत हुई। अब कब और किन देशों से शुरू हुआ? फिर से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों। कब और किन देशों से शुरू हुई कौन सी प्रथा? दास प्रथा। कब का उत्तर है 17वीं शताब्दी में। और किन देशों में? यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका महाद्वीप में। यह एक देश में नहीं बल्कि तीनों महाद्वीपों में शुरू हुआ। कौन कौन से महाद्वीप थे? यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका महाद्वीप, यानी त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ। त्रिकोण में कौन कौन से हैं? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप। तीनों ने मिल कर के दास व्यापार करना शुरू कर दिया। अब फिर प्रश्न उठता है कि दास प्रथा के अंत की शुरुआत कहाँ हुई? फिर से, दास प्रथा के अंत की शुरुआत कहाँ हुई? 18वीं सदी में फ्रांस में 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने दास मुक्ति का कानून पारित किया। यानी जो फ्रांस की असेंबली थी, कन्वेंशन द्वारा ही क्या हुआ? दास प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया गया। कन्वेंशन किसे कहते थे? डायरेक्टरी शासित शासन में कन्वेंशन शासन की मुख्य प्रणाली होती थी, समिति होती थी, जिसे हिंदी में समिति बोलेंगे। उसी के द्वारा, कन्वेंशन के द्वारा ही डायरेक्टरी शासन में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। 1794 ईस्वी में। बाद में जो है डायरेक्टरी शासन है, जैकोबिन शासन के अंतर्गत कन्वेंशन के द्वारा 1794 ईस्वी में दास मुक्ति का कानून पारित किया गया। फिर क्या हुआ? दास प्रथा पुनः किसने और क्यों शुरू कर दी? कन्वेंशन ने दास प्रथा की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था, फिर भी दास प्रथा फ्रांस में पुनः शुरू कर दी गई। क्यों शुरू कर दी गई? अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। 1804 में नेपोलियन, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि रॉबस्पियरे के आतंक राज से जनता छुटकारा पाना चाहती थी, और इसी का लाभ उठा करके नेपोलियन का उदय हुआ। ऐसी ही परिस्थितियों में जब देश में कोई शासन असफल होता है तो उसका लाभ उठा करके नया शासक, नेतृत्वकर्ता उभर करके सामने आता है, फिर उसका जनता के मनोभावों को भांपते हुए प्रचार प्रसार करता है और फिर शासन तंत्र पर हावी हो जाता है। तो ऐसे ही नेपोलियन जो था वह जैकोबिन शासन के विरुद्ध फ्रांस में जनता के उभरते आक्रोश का नतीजा था। 1804 में नेपोलियन ने क्या किया? बागान मालिकों को खुश करने के लिए
कब किया? दास प्रथा पुनः किसने आरंभ की बच्चों? नेपोलियन ने 1804 में। और क्यों शुरू की? बागान मालिकों को खुश करने के लिए। वह बागान मालिकों को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पुनः दास प्रथा शुरू कर दी। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा कि अंतिम रूप से फ्रांस से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? अंतिम रूप से अभी क्या था कि नेपोलियन ने पुनः चालू कर दिया था, कन्वेंशन द्वारा ख़त्म किया गया था, किंतु 10 वर्षों पश्चात नेपोलियन ने 1804 में 1794 में कन्वेंशन ने एक कानून पारित करके दास प्रथा पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। समाप्त कर दिया गया था, फ्रांस में दास प्रथा को अवैध कर दिया गया था। फिर भी नेपोलियन ने पुनः आरंभ कर दिया 1804 में। और यह दास व्यापार कब तक चलता रहा? 1848 तक। 1848 तक, यानी कि नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया दास प्रथा कितने वर्षों तक फ्रांस में अनवरत चलता रहा? लगभग 44 वर्षों तक। इसमें से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 4 तो 4 4 44। तो 44 वर्षों तक अनवरत क्या होता रहा? इंसानों की खरीद फरोख्त होती रही। मनुष्य को मनुष्य बेच देता था, खरीद लेता था। ये कार्य किया जाता था जो कि अमानुषिक कार्य है। तो इसको अब हम आपके किताब के माध्यम से आपको पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमने सरलीकरण किया था, तब किताब का संक्षिप्तीकरण किया था ताकि आपको पॉइंट दर पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाएं कि कब क्या हुआ। घटनाएं एक से एक जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगी तो मेरे ख्याल से कि आप फिर इसको भूल नहीं सकती हैं। तो बच्चों, अब हम किताब से इस पर पुनः प्रकाश डाल रहे हैं। चैप्टर हमारा क्या है? दास प्रथा का उन्मूलन। कहाँ पर? फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन। जैकोबिन, हमने रेड कलर से मेन पॉइंट जो है रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया है। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से क्या था? एक था कैरिबियाई। जो कैरिबियाई उपनिवेश थे उसमें कौन कौन से उपनिवेश थे? मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो। कौन कौन से थे बच्चे उपनिवेश? मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो। और यहाँ पर क्या हुआ था? तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ये मतलब इन जगहों पर क्या होती थी? जो उपनिवेश थे ये मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो, यहाँ पर क्या होता था? तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के आपूर्ति के ये क्षेत्र थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। अभी हमने बताया कि बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए ही दास प्रथा शुरू की गई थी। तो बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। जैसा कि अभी हमने आपको कॉपी में टॉपिक के माध्यम से बताया कि दास प्रथा क्यों प्रारंभ हुई थी, उसका क्या कारण था, तो हमने उसमें दिखाया है, आपको समझाया है कि बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए ही शुरू किया गया था। तो बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू किया गया, पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी और कौन करता था दास व्यापार का काम? फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते, ये कौन है?
सौदागर हैं। कौन कौन हैं? बोर्दे या नान्ते। बंदरगाह से सौदागर क्या करते थे? बोर्दे या नान्ते, ये दोनों बंदरगाहों के नाम हैं। कौन कौन से बंदरगाह थे बच्चों? बोर्दे या नान्ते बंदरगाह। यहाँ से फ्रांसीसी सौदागर यानी सौदा करने वाले को सौदागर कहा जाता है। अफ्रीका तट तक जहाज ले जाते थे, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। यानी फ्रांसीसी सौदागर जो होते थे वो अफ्रीकी तट पर इन्हीं दोनों बंदरगाहों द्वारा, बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहाँ से समुद्री जहाज आते जाते हैं। जैसे हवाई जहाज उड़ने के स्थान को क्या बोलते हैं? हवाई पत्तन बोलते हैं। वैसे ही बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ से पानी के जहाज आते जाते हैं, यानी कि समुद्र के तट पर बने रहते हैं। ये स्थल कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। जो कटे फटे क्षेत्र होते हैं वो उसी जगह होता है, बनाया जाता है, तो उसे बंदरगाह कहते हैं। ये बोर्दे और नान्ते क्या है? बंदरगाह है। यहीं से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे फ्रांसीसी सौदागर और स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को फिर क्या होता था? दाग लगाया जाता था। दाग मतलब हर सौदागर का अपना एक चिन्ह होता था, प्रतीक चिन्ह होता था, उसको जला करके ऐसे दाग दिया जाता था। किसी भी अंग पर वो दाग लगा दिया जाता था। और इसके बाद इतना ही नहीं, उन्हें हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, किन देशों में कमी थी? कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। तब उनको बैठाया नहीं जाता था, भूसे की तरह ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भरा जाता था और फिर कैरिबियाई देशों में भेज दिया जाता था। वहाँ फिर क्या होता था? वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेचा जाता था। तब पहले फ्रांसीसी सौदागर क्या करते थे कि इनको अफ्रीका तट से खरीदते थे, फिर कैरिबियाई देशों के लिए 3 महीने तक लंबी यात्रा के पश्चात इन्हें पहुंचाया जाता था और फिर वहां पर बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। किसको? स्थानीय निवासियों को। और वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो गया। मतलब इन मनुष्यों को, इन इंसानों को जो कि स्थानीय होते थे, खरीद करके जो सौदागर बेचते थे, उन्हीं के श्रम के बल पर ही क्या हुआ? बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो गया। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। तब 2 बंदरगाहों के कारण ही यह एक समृद्ध नगर भी बन गया। फिर क्या हुआ? दास व्यापार अनवरत शुरू हो गया। सरकारें आई गईं और बुराइयां भी होती रहीं, परंतु दास व्यापार ख़त्म नहीं हुआ। और 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब यह व्यवस्था शुरू की गई थी और सरकारों का ध्यान इस पर नहीं गया। जब तक जनता विरोध नहीं करती है किसी चीज़ का, तब तक सरकारें स्वतः कदम नहीं उठाती हैं। ये तो हम लोग भी जानते हैं। तो इसलिए जनता ने विरोध नहीं किया, इसलिए सरकारों का भी ध्यान नहीं गया, निंदा नहीं हुई। फिर नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई। तब फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो सरकार बनी थी, संवैधानिक सरकार, वो क्या हुई कि लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, कि जो उपनिवेश में जनता है उनको भी फ्रांसीसी जनता की तरह अधिकार प्रदान किए जाएं कि नहीं किए जाएं। यह बहस कहाँ छिड़ी? नेशनल असेंबली में छिड़ी थी। लेकिन क्या हुआ कि दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, क्योंकि नेशनल असेंबली लुई 16वें के विरोध के फलस्वरूप पारित हुई थी
और उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह व्यापारियों के विरुद्ध जाए, और उसने व्यापारियों के भय से, किसने, नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। किसने किया बच्चों? जैसा कि हम कॉपी पर समझाए हैं अभी, नेशनल कन्वेंशन ने किया। और कब किया? 1794 ईस्वी में। और फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रही, अल्प अवधि तक लागू रही। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने, यानी नेपोलियन 1804 में फ्रांस में शक्तिशाली हुआ था, सत्ता उसके हाथ में आ गई थी, तो उसने क्या किया? दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया? जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब निग्रो कौन होते थे बच्चों? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग को क्या बोलते थे? निग्रो बोला जाता था। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अर्थात कुछ ऐसे मानव समूह थे जो कहाँ रहते थे? सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में रहते थे। उन्हें सभ्य नहीं माना जाता था, उन्हें असभ्य मानते हुए क्या कहा जाता था? निग्रो। लेकिन आज के समाज में क्या है? यह एक अपमानजनक शब्द है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे थे? अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। किसने दी? नेपोलियन ने दी। किसको दी? बागान मालिकों को दी। और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 में। 1815 में नेपोलियन बुरी तरह से पराजित हुआ और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात नेपोलियन के मरने के बाद क्या हुआ? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। लेकिन बच्चों, यूरोप के अन्य देशों में दास प्रथा चलती रही, केवल फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, पूरे यूरोप से या अफ्रीकी महाद्वीप से नहीं हुआ था। और इसके उन्मूलन के लिए फ्रांस में इस प्रकार का प्रचार किया गया। आप ये देख रही हैं, एक महिला है जो कि सभ्य लग रही हैं, हाथ में कपड़ा लिए हुए हैं, और इधर क्या है चित्र में? 3 लोग हैं, इनको कपड़े बांट रही हैं। तो ये दिखाने का, नीचे लिखा हुआ है दास मुक्ति चित्र 14 दास मुक्ति। सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, ये तिरंगा बैनर है, इस पर नारा लिखा हुआ है। क्या नारा है? मनुष्य के अधिकार। और नीचे यहाँ अभिलेख कहता है, ये अभिलेख है, जैसा कि सिक्कों पर हमारे खुदा हुआ है, तो उसी को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियंस, ये क्या है? अफ्रीका और अमेरिका के इंडियन दास हैं। तो क्या करती है फ्रांसीसी महिला कि अफ्रीकी अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। यूरोपीय कपड़े मतलब इनको पहना रही है और इनको सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। अर्थात फ्रांस द्वारा क्या किया जा रहा है? दास प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है। छठवें भाग का ही जो है ये 5वां भाग था। अब है 6वां भाग, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो क्या बच्चों, राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है?
तब पुस्तकें भी क्या कर सकती हैं, राजनीति को बदल सकती हैं। पहनावा राजनीति को बदल सकता है। सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। तो फ्रांस में फिर क्या हो गया, 1789 की क्रांति, लुई 16वें के पतन के पश्चात स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाज को बनाने की कोशिश की गई। बास्तिल के विध्वंस के बाद, जैसा कि हमने बताया था, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन हो गया, जो राजाओं की निरंकुशता का प्रतीक समझा जाता था। तो 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ उसमें था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सुनते हैं ना कि इस पिक्चर का यह गाना सेंसरशिप ने पास नहीं किया, इसलिए ये लागू नहीं हुआ, चल नहीं रहा है, या पिक्चर के कुछ पार्ट जो अश्लील होते हैं उस पर सेंसर बोर्ड जो है रोक लगा देता है, और जब सेंसरशिप पास करता है तभी वह सीन दिखाया जाता है, अन्यथा नहीं दिखाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर सेंसरशिप की समाप्ति हुई, और वह समाप्ति किस क्षेत्र में हुई थी, लेखन क्षेत्र में। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। यानी कि राजा का जो सेंसर बोर्ड स्थापित किया गया था उससे अनुमति मिलने के पश्चात ही वहाँ पर अखबार निकाले जा सकते थे। वहाँ पर और अन्य तरह के, जैसा कि अभी हमने बताया, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नाटक, अखबार, ये सब क्या होता था, चालू की जा सकती थी। मंच पर जो नाटक खेला जाता है वो भी राजा की सेंसरशिप से अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु अब अधिकारों की घोषणा ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक यानी कि जन्मजात अधिकार के रूप में घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार छपने लगे, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलते ही भारी मात्रा में अखबार छापे गए, किताबें छापे गईं, कहानियाँ छापे गईं, जो कि पूरे फ्रांस में गांव देहात तक भी पहुंच गई। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। परस्पर विरोधी विचार क्यों का मतलब होता है बच्चों कि राजा से जो लोग सहमत होते थे वो उसकी बड़ाई, जो असहमत होते थे वो बुराई भी कर सकते थे। टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना मुट्ठी भर शिक्षित लोगों का ही संभव था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो देश गुलाम होते थे वहाँ के लोगों को शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती थी, केवल अमीर वर्ग ही पढ़ता था। तो यहाँ भी क्या वही स्थिति थी कि किताबें जो छपती थी पूरे क्षेत्र में पहुँच गई थी, गाँव देहात में भी पहुँच गई थी, किंतु उसे पढ़ने वालों की आबादी कितनी होती थी, नाम मात्र की, मुट्ठी भर, कहा गया कि मुट्ठी भर होती थी। और इसके लिए तब लोगों ने क्या करना शुरू किया कि उत्सवों का आयोजन शुरू किया, कि जहाँ पर लोग इकट्ठा हों किसी न किसी बहाने और फिर राजनीति पर विचार विमर्श हो, बातचीत हो। तो इसके लिए क्या किया गया, इस चित्र में आप देखिए, ये मशीन है जिसमें लोग व्यायाम कर रहे हैं। आधुनिक आप क्या कर सकती हैं, जैसे जिम। तो इसमें ये क्या है, देशभक्ति कसरती दाब मशीन। ये दाब मशीन है जिसमें लोग कसरत करते हैं। इस मशीन को नाम क्या दिया गया है, देशभक्ति। और यह क्या करता है, मोटापा कम करने का मशीन है। अब सोचिए आपकी देशभक्ति, मोटापा कम करने की मशीन से देशभक्ति का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक ये है बच्चों कि यहाँ पर इसी बहाने लोग इकट्ठा होते थे। मोटापा, ये देख रही हैं, एक अजीब मोटा व्यक्ति है, इसको दो लोग पकड़े हुए हैं और इस मशीन की तरफ एक व्यक्ति मशीन बढ़ा रहा है, यानी इस पर चढ़ा करके इसकी मोटापा को कम करने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर 10 लोग अगर इकट्ठा होंगे तो वो राजनीति पर विचार विमर्श करेंगे। जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ों को कहानियों के तौर पर सुनाएंगे कि ये घटना हमारे देश में हो रही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न
कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को फ्रांस में घटने वाली घटनाओं से अवगत कराया जाता था जो अशिक्षित होती थी। और यहाँ पर चित्र है, किसका चित्र है? ये फ्रांस में बदलते हुए परिदृश्य का चित्र है। ये नेपोलियन घोड़े पर आल्प्स को पार कर रहा है। ये आल्प्स पहाड़ वो है जो पहाड़ उसी को पार कर रहा है, और इसका घोड़ा गिरने से ही ये क्या होता है, वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद ये भाग रहा है। तो ये नेपोलियन को दिखाया गया है। और फिर 1815 में, जैसा कि हमने बताया, वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद भी रही। नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए थे। यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की थी। पुराने राजवंशों को हटा करके उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी थी। यानी वंशवाद की राजनीति को शुरू करने वाला कौन था? नेपोलियन था। और नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। वास्तव में उसने आधुनिकीकरण किया भी था। उसने निजी संपत्ति की क्या क्या किया था? निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए थे। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई थी। जो जगह जगह अलग अलग प्रणाली चलती थी उसको एक समान कर दी थी। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को हमलावर मानने लगे। और 1815 में, जैसा कि अभी बताया है हमने, कि नेपोलियन की हार हो गई और वह 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। बच्चों, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की क्या थी? आधारशिला थी। ये विचार जो है 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाज में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। और इन्हीं परिभाषाओं से, मतलब स्वतंत्रता और समानता के विचार से, भारत के भी नेतृत्वकर्ता सामाजिक सुधारक प्रभावित हुए थे। जिसमें कौन था? टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का शासक था। वह फ्रांस की समानता और स्वतंत्रता के विचारों से अति प्रभावित था। और दूसरे कौन थे? सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया के समक्ष स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रस्तुत करके विश्व में लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। इसी के साथ आपका पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।